रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना के अंतर्गत हम इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके अनुभव वो हमारे साथ शेयर करते हैं। कोई जंगल को बेहतर करने में लगे हैं, तो कोई जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई प्रदूषण मुक्त भारत या प्रदूषण मुक्त विश्व बनाने में अग्रणी है। तो ऐसे जल के साथ जुड़े हुए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं, और जो हमारे इस भारत को जल संवाद यात्रा के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं और लोगों को कुछ कहना भी चाहते हैं। तो एक ये मुहिम के बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है, उनके मुख से सुनेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रॉबिन सिंह जी। आइए उनके बारे में जानते हैं और उनसे जानते हैं उनकी कहानी की क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वास्तविक में ये है क्या जल संवाद यात्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारे ये सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जो श्रोता हैं उन तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे। तो आपसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि सर, आप भारत में से कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ आपकी जन्मभूमि है? उत्तर प्रदेश में एक इटावा जिला है जो चंबल नदी के किनारे मेरा गांव है। उसी जिले के अंतर्गत पिपरोली गढ़िया, तहसील चकर नगर है, वहीं मैं रहता हूँ। जी सर। तो जल संवाद यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब इससे पहले आप क्या करते थे? मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मैंने एमए किया हुआ है जी। मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा, एक बेटी, एक भाई बहन, माताजी पिताजी, ये छोटा सा परिवार है। उन्हीं के जी साथ सर। मैं रहता हूँ और गांव में ही रहना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। बिल्कुल सर। और भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जैसे आपने ये बात भी कही कि आपको गांव में रहना पसंद है, और आपने एमए किया और उसके बाद आप बाहर जाके जॉब करने की कोशिश नहीं की है, या फिर क्या मन में चल रहा था विचार? जब मैं 17 साल का था तभी तय हुआ था कि मुझे बाहर कहीं रहना नहीं। घर वालों ने तो प्रयास किया और बहुत सारी ऐसी चीजें आई सामने। अभी तो मैं 38 साल का हो गया हूँ, ये 21 साल पहले की बात है। जी जी सर, ओके। तो ये जो जल संवाद यात्रा है, ये क्या कोई साइकिल यात्रा है, या फिर कोई ऐसे डिजिटल यात्रा है, या फिर कौन सी यात्रा है? जन जन से जल संवाद, नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, इस विषय को लेकर के हमने 11 नवंबर गंगोत्री ग्लेशियर से एक पैदल अभियान शुरू किया है जो रामेश्वरम तक करीब 110 दिनों तक चलेगा और पहुंचेगा। 9 राज्य, 45 जिले, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन राज्यों से होते हुए, इन राज्यों के 45 जिलों से होते हुए हम रामेश्वरम स्थित शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे। साथ ही बीच में आने वाले सभी स्थानों पर जन जन से संवाद कर रहे हैं और आज उसका 15वां दिन है। हम बागपत जिले के खेकड़ी एक स्थान है, वहां पर रुके हुए जो दिल्ली के बिल्कुल समीप है। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है कि जल क्या है और जल आता कहाँ से है, जल दूषित कैसे हो रहा है और जल के दूषित होने से उसको कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जल संकट केवल भारत का ही संकट नहीं है, पूरे विश्व की एक समस्या है। उसको लेकर के हम ये संवाद यात्रा कर रहे हैं। आपने पूछा कि इससे पहले आप क्या करते थे और अब ये जल संवाद क्यों कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को हमने ग्रीन इंडिया मूवमेंट एक अभियान शुरू किया था जिसमें कन्याकुमारी, तमिलनाडु से 24 राज्यों की साइकिल से यात्रा की थी। उस दौरान 517 दिन लगे और 31,000 किलोमीटर की दूरी भी तय हुई थी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 मार्च 2024 को पूर्ण हुई थी। उस समय देश भर के युवाओं के साथ मुझे एक संवाद करना था, तो ये उद्देश्य लेकर के हमने वो शुरू किया था और वो पूर्णतया सफल रहा। करीब 8 लाख से अधिक बच्चों से मैंने पूरे भारत में संवाद किया है, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और बड़े इंटरमीडिएट या
हाई स्कूल कक्षा के बच्चों से हमारा संवाद रहा। छोटे बच्चों से बात करने का लक्ष्य नहीं था, क्योंकि युवाओं के साथ हमें बात करनी थी जो परिपक्व युवा हो। तो जी। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे परिपक्व हैं, वो आज की वस्तुस्थिति को समझ सकते हैं, हमारी बात के माध्यम से विचार एक्सचेंज हो सकते हैं। और ये सब करने का एकमात्र कारण है, जब भी कोई क्राइसिस होता है, कोई समस्या होती है, तो संवाद एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे उसका समाधान निकाला जा सकता है। संवाद से पहले कि पूरी दुनिया में आज ऑक्सीजन का क्राइसिस है, वाटर का क्राइसिस है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए पहले तो हम इसके बारे में विचार करें, फिर उसके बारे में हम योजना करें, फिर उसको हम क्रियान्वित कर सकते हैं। तो आइडियोलॉजिकल या वैचारिक क्रांति लाने के लिए हमें लोगों के बीच जाना होता है, चाहे वो शिक्षा की क्रांति हो, चाहे वो स्वास्थ्य की क्रांति हो। पूरी दुनिया ने उससे संघर्ष किया और फिर आज शिक्षा का महत्व लोग समझ रहे हैं और लोग शिक्षित हो रहे हैं। इसी तरह जब क्रांति आएगी, जब लोग जुड़ेंगे, जब आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आने का एक पूरा तारतम्य चलेगा, तो उसमें बहुत सारे हम जैसे आप जैसे साथी जुड़ेंगे, फिर जाकर के उस पर हम आगे जा सकते हैं। तो यही श्रृंखला है, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें लगता है कि एक एक व्यक्ति को एक बार विचार करना पड़ेगा। दुनिया में रहने वाले सभी 800 करोड़ लोग जब तक जल के बारे में चर्चा और चिंतन नहीं करेंगे, जब तक ऑक्सीजन के बारे में चर्चा और चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं लगता है कि इसका समाधान हम निकाल पाएंगे। तो ये पूरा स्पष्ट था मेरे मन में, ये विचार इसलिए स्ट्रांगली स्थिर रहा कि बिल्कुल सच्चाई के साथ हम काम कर रहे हैं। यही एकमात्र इसका रास्ता है कि पहले हम सब मिल करके इस पर विचार करें, फिर जाकर के कुछ उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, फिर जाकर के हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो लगभग 517 दिन तक हमने पूरे भारत में इस तरह जाकर के संवाद किया युवाओं के साथ। उसके बाद फिर हम 2 अक्टूबर 2024 को मेरे नजदीक चंबल नदी है, मैं उसके किनारे रहता हूँ, वहाँ 5 नदियों का संगम है, चंबल, यमुना, क्वारी, सिंध और पहुंच। तो वो 5 नदियां वहीं इटावा में मिलती हैं। एक तरफ जालौन का बॉर्डर है, एक तरफ औरैया जिले का बॉर्डर है, और एक तरफ थोड़े दूर जाकर के भिंड मध्य प्रदेश भी वहां से नजदीक है जी। तो चंबल 3 राज्यों से होके आती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो अपने संगम स्थल से हमने 2 अक्टूबर 2024 को नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, ये कार्यक्रम शुरू किया। उसके तहत चंबल नदी के दोनों किनारों पर मेरा जाना हुआ, पूरे चंबल नदी की हमने परिक्रमा की जी। तो तीनों राज्यों के लगभग 13-14 जिले उसमें आए, दोनों छोर को मिला करके, दोनों किनारों को मिला करके। जाना पाओ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से चंबल निकलती है, जहाँ भगवान परशुराम का जन्म स्थान है। वहां से होते हुए राजस्थान के कोटा आती हैं, फिर मुरैना होते हुए आगरा की कुछ सीमा पार करते हुए इटावा आती है। इटावा में वो यमुना जी में 966 किलोमीटर की दूरी तय करके मिल जाती है। फिर आगे जाकर के यमुना जी प्रयागराज की ओर बढ़ती है और वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। तो इस तरह से नदियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देश भर की हमने नदियों को यात्रा के माध्यम से भी देखा, और तमाम अखबारों के न्यूज़ के माध्यम से भी देखते हैं कि नदियों की क्या स्थिति है। तो नदियों के अंदर यदि जल नहीं रहेगा, और नदियों के अंदर यदि जीवन नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन और अस्तित्व नहीं रहेगा। मानव सभ्यता, पहली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो हम सबकी जननी है, वो हमारी जन्मस्थली है, वो भी एक नदी है। यदि हमारी सभ्यता, निश्चित रूप से नदी को जीवित रहना बहुत अनिवार्य है। तो नदी यदि मृत हो गई तो हमारा जीवन भी मृत हो जाएगा, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। दुनिया की पहली ऐसी एक नदी है जो गंगा जी है, जिन्हें, और गंगा जी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो जल की साक्षात देवी है, अधिष्ठात्री है। पूरे दुनिया के अंदर गंगा जी की पूरी स्वीकार्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर यदि सबसे दूषित नदी की बात की जाए तो गंगा जी का ही नाम आता है। ये भी हम सबको समझना होगा। तो नदियों को लेकर के हमने प्रयागराज महाकुंभ में इसके बाद साधु संतों से भी वार्ता की थी। नील दुबे जी उदयपुर, जो एक इकोलॉजिस्ट हैं, पारिस्थितिकीविद हैं, वो हमारे साथ रहे थे।
और एक साथी कपिल जी जो सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, वो भी हमारे साथ रहे थे। और शंकराचार्य महोदय और बहुत सारे महामंडलेश्वर, इन सब से हमारा नदियों के विषय पर संवाद हुआ था। तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। ग्रीन इंडिया मूवमेंट हमारा फेसबुक पेज है, उस पर हमने कुछ वीडियोस भी अपडेट किए थे, अपलोड किए थे, तो उसके माध्यम से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये श्रृंखला पूरे 40 दिन तक प्रयागराज महाकुंभ में रहते हुए हमने अभी की थी। उसके बाद जी फिर अभी हमने जो आपसे बात कर रहे हैं जल संवाद को लेकर के, तो जन जन से जल संवाद, नदियां हमारी जीवन रेखा के तहत ही हम कर रहे हैं। और ये 11 नवंबर को गौमुख गंगोत्री से शुरू हुआ है। दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, पहला राज्य उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल, उसके बाद राजधानी देहरादून, ये 3 जिले हुए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और बागपत। अभी हम बागपत में हैं और यहाँ से हम कल दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो जी दिल्ली सर। हमारा तीसरा राज्य होगा, ये दूसरा राज्य है। हमारे साथ हमारी पत्नी है रागिनी सिंह, जो यात्रा में निरंतर साथ में है। बेटा है पीयूष सिंह, वो 6 साल का है, वो भी हमारे साथ है। एक हमारे साथी हैं रविंद्र सिंह, वो और उनका बेटा अभिराज, वो 8 साल का है, वो भी हमारे साथ है। अमेठी जी से हमारे एक साथी हैं जो चंबल नदी की पैदल जनजागरण यात्रा में हमारे साथ थे, हम्म। श्री रामधीरज सिंह, वो भी हमारे साथ हैं। गंगा जल लेकर के हम लोग चलते हैं और बीच बीच में जहाँ पर भी लोग मिलते हैं, जहाँ पर भी संवाद करने का हमको अवसर मिलता है, पत्रकार बंधु मिलते हैं, आप जैसे समझदार और दुनिया को परिवर्तन करने के क्षमता रखने वाले साथी दूर दराज से बैठकर भी हमसे बात करते हैं। तो हमारा केवल एक ही ध्येय है, इस दुनिया भर के सभी लोगों को इसके साथ जोड़ने का एक प्रयास करें, जिसमें आप भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह ये संवाद, जन संवाद, जन जन से जल संवाद चल रहा है। अब देश की राजधानी से होते हुए फिर हम हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, ऐसे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। जी सर। तो ये सभी साथी आपके साथ पैदल चल रहे हैं? मेरे साथ मेरी रामधीरज सिंह जी निरंतर पैदल रहते हैं। बाकी इन लोगों को कुछ ना कुछ जैसे असुविधा हुई, बच्चे पूरा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर नित्य पैदल नहीं चल सकते, तो जी उनको किसी साधन के माध्यम से सहयोग करके आगे ऐसे भेजने का काम भी हम करते हैं बीच बीच में आवश्यकता अनुसार। जी और लेकिन ये निरंतर हमारे 6 के 6 साथी हैं जो हमारे साथ हैं। दोनों बच्चे दिल्ली लेंगे क्योंकि उनकी आगे की शिक्षा भी अभी बाकी है, तो पढ़ाई भी करेंगे। तो एक तीसरी कक्षा में है जो अभिराज है, और पीयूष है वो दूसरी कक्षा में। जी जी जी, उनके भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। और बचपन से आप नींव डाल रहे हैं कि कैसे प्रकृति के संरक्षण जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तो जरूर इस कार्य को वो लोग भी आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे अभी जानना चाहूंगी कि अभी 3 राज्य में आप ट्रैवल कर चुके हैं, कुछ एक ऐसा अनुभव, अनोखे अनुभव जो हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे जब आप संवाद कर रहे हैं लोगों से, बच्चों से? गंगा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। और जब हम उत्तरकाशी जिले में थे तो ऊपर से नीचे तक गंगा जी बहुत अच्छी हैं। जैसे ही हम मानेरी में आए, एक मानेरी स्थान है वहां पर, वहाँ डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, तो वहां से गंगा जी को पूरी तरह से रोक लिया गया है। तो मानेरी तक गंगा जी का एक अच्छा दूसरा स्वरूप है। मानेरी के बाद जब वो फिर किसी अपने वास्तविक स्वरूप से ना बहते हुए वो अलग से बहाई गई हैं कृत्रिम बहाव के माध्यम से, तो जब वापस हमको वो दिखी कुछ दूरी के बाद, तो उनका सब स्वरूप बदल गया। एक तरह से हमने मानेरी में गंगा जी को पूरी तरह से मृत कर दिया। फिर हमने उनको आगे जाकर के 200 मीटर 500 मीटर के बाद थोड़ा सा छोड़ा है। तो जो जल मानेरी से ऊपर था वो जल हमें मानेरी के नीचे नहीं मिला। गंगा जी का असली स्वरूप, असली अस्तित्व हमें लगता है कि मानेरी तक ही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। जब गंगा जी और अवरुद्ध हो जाएंगी तो आगे गंगा जी नहीं रहेंगी, ये हमको देखने को मिला। और विषय भी नहीं है लोगों के अंदर के जल है क्या, मतलब जल को लेकर के बहुत संवेदनशीलता भी नहीं है। जल के बारे में जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जल कितना जरूरी है। तो संवाद के माध्यम से वो सब अनुभव भी हमको मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं,
लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। हमें हम्म। लगता है वो पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह के अनुभव मिल रहे हैं यात्रा के दौरान। जी। तो आपको लग रहा है कहीं कहीं पहले हम जल के पास जाते थे, अब जल हमारे घर में आने लगा है, इसके कारण हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जान पा रहे। हाँ निश्चित। अब मैं आपको उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे प्यासा कुआं के पास जाता है, न कि कुआं प्यासे के पास आता है। हम्म। अभी अभी वही हुआ है जो आपने कहा कि हम नदियों के पास नहीं जा रहे हैं, नदियों को हम पाइपलाइन के माध्यम से अपने घर बुला रहे हैं, जी। मोटर चला करके या फिर हम्म। सबमर्सिबल चला करके। तो वो निश्चित रूप से एक उल्टी प्रक्रिया है। और कब तक प्यासे के पास कुआं आएगा, ये तो इमरजेंसी की बात होती है कि कोई विशेष परिस्थिति बनी हो तब कुआं प्यासे के पास चला जाए, लेकिन प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा एक दिन, ये निश्चित है। हो सकता है तब तक हम देर देर कर चुके हों। बहुत देर हो जाएगी फिर तो कोई फायदा भी नहीं है कुआं के पास जाने का। जी। तो आपकी नजर में सबसे गंभीर समस्या क्या है नदियों को लेकर के, जल संकटों को लेकर के भारत में अभी? हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान देश है, इसको हमने औद्योगिक प्रधान बनाया। हम्म। हमारे यहाँ सीमित संसाधन थे, उनको हमने बहुत अधिक उपयोग में लाए। और जितना ज्यादा हम विकास देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम्म। सीमित संसाधनों से ही हम अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित सीमित जंगल हैं, सीमित भूभाग है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो उतनी सारी जनसंख्या को कैसे हम मैनेज करेंगे? और उनको खिलाने के लिए हमें अन्न भी चाहिए, उनको हमें सुख सुविधाएं भी देनी है, लाइफ भी देनी है कि उनको कैसे सरलता से उनका जीवन बढ़े। लेकिन जब हम जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, सुख सुविधाओं के नाम पर बहुत सारी चीजें हम उनके अंदर इनपुट कर देंगे, तो फिर निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से, वास्तविक रूप से हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही देखने को मिल रहा है। हम शिक्षित हो जाएं अच्छी बात है, लेकिन हम शिक्षित होकर के किसी का शोषण करें, किसी का खनन करें, वो अच्छी बात नहीं है। तो आज हम जितने भी सारे विकास कार्य देख रहे हैं, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से गलत सिद्ध हो रहे हैं। जी। तो आपको क्या लग रहा है सर कि हम भारतवासी हैं या फिर दुनिया में जो भी जनता है, वो ये प्राकृतिक संकट को पहचान क्यों नहीं पा रही है? अभी कोविड आया था तो पूरी दुनिया ने प्राकृतिक संकट को फेस किया था। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, जी। 4 साल पहले की घटना है। ऑक्सीजन का क्राइसिस, हम सबको एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद है कि हम भी इस बार कोरोना को न झेल पाए, कोरोना हमें भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड ना कर दे, कहीं ना कहीं हम भी पॉजिटिव ना हो जाएं। हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तक हम सब एक बार जरूर सोच रहे थे। तो जी। इससे ज्यादा क्या बुरा समय आएगा प्राकृतिक आपदा को देखते हुए, प्राकृतिक संकट को देखते हुए? फिर भी हम भूल जाते हैं। बस ऑक्सीजन का संकट था तब पूरे जी। जी, तब उस समय पूरा इन्वायरमेंट, पूरा नेचर बिल्कुल क्लीन था। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हिमालय दिखने लगा। दिल्ली के आसपास या फिर उधर सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हिमालय की चोटियां दिख रही थी यहाँ से। वो नेचर ने अपने आप रिस्टोरेशन किया था कोविड के माध्यम से। हमको उससे समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हिमालय से हजारों लाखों छोटी छोटी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, लेकिन उनकी जलधारा आज केवल दूषित पानी की धारा बन के रह गई। तो ये भी कहीं ना कहीं उन नदियों के साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी आगे की पीढ़ी के साथ हम अन्याय ही कर रहे हैं। नदियों को हम नाला कैसे बना रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी जी। हम जस्ट यमुना जी के किनारे हैं, तो यहाँ से यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करेंगी, वैसे ही यमुना जी की स्थिति बदल जाएगी। और जब दिल्ली पार करेंगी तो यमुना जी का जो वास्तविक रूप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर वो एकमात्र नाला बचेगा। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय पूरी तरह से ऑक्सीजन के क्राइसिस से त्रस्त है। वहां पर सांस लेना इस समय बड़ा कठिन है। तो ये सब कैसे चलेगा? इसके लिए तो हम सबको मिलकर के एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नियम कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और यहाँ पर राजनीति और अन्य विषयों को हम साइड में रखेंगे, तब जाकर के हम
इन नैतिक विषयों पर संवेदनाओं के साथ काम कर पाए। जी, आपको लगता है सर कि युवा पीढ़ी इस मिशन में आगे आ रही है? उनके सोच निश्चित, में कुछ बदलाव दिख आप रहे हैं? भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा ही हूँ, तो हम लोग जी, आगे आ रहे हैं। निश्चित निश्चित आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं को ही चिंता होगी तब देश की कुछ स्थिति परिवर्तित होगी। तो हम और आप निश्चित रूप से ये कोई नई चीज नहीं है, और ना ही ऐसा है कि लोगों के अंदर इसका विचार नहीं है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्रयास ज्यादा करने जी। होंगे। जब क्राइसिस आएगा फिर तो सब जुट जाएंगे, जैसे कोविड में सब परेशान हो रहे थे। वो हुँ। समाधान नहीं है, वो समझदारी भी नहीं है। उससे पूर्व हमको अपनी पूरी योजना ऐसी बनानी होगी जो जल संकट को, वायु प्रदूषण के समस्या को, या फिर अन्न के अंदर जो भी, भोजन के अंदर जो भी चीजें घुलनशील केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारे लिए कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पैदा कर रहे हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी खुद की लाइफ स्टाइल को ठीक करना होगा, और अपने आसपास के एरिया को भी उसी तरह करने का प्रयास करना। सर लाइफ़स्टाइल को ठीक करना होगा मतलब कैसे करेंगे? क्या हम कंफर्टेबल जैसे जी रहे हैं वैसे छोड़ दें इसको? पहले प्राकृतिक तरीके से जैसे पहले जीते थे वैसे जिए या फिर आपका क्या मतलब है लाइफ़स्टाइल को चेंज करने का? अगर हमें नॉलेज है कि ये जो दूध है जो बाहर से पैकेज्ड होके आ रहा है, हुँ, हुँ। उसके अंदर कुछ मिला हुआ है, हुँ, तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से उस जीव दूध को आजीवन त्याग देना चाहिए। अब हमें हुँ, पता चल गया है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको हुँ, आजीवन हमें छोड़ देना चाहिए। तो अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति आपको उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए वो खाने के लिए पीने के लिए नहीं बना है। तो फिर हुँ, हमें उसको गिव अप तो करना ही पड़ेगा, ड्रॉप तो करना ही पड़ेगा, उसको फॉरगेट करना ही पड़ेगा, भूलना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम फिर उसी उसी डर्रे पे जीते रहेंगे, तो हम जाके किसी को कैंसर होगा, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को कोई बीमारी हो जाएगी। तो ये सब बीमारियां भी खान पान से ही हो रही हैं, हमारे प्रयास से हो रही हैं। हमारे शरीर के अंदर से कोई भी ऐसी टॉक्सिन्स नहीं निकल पाती, हम फिजिकली बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे लोग कंफर्ट जोन में चले गए। अभी यात्रा के दौरान जब मैं साइकिल से पूरे देश भर में जा रहा था, केदारनाथ भी गया था, तो केदारनाथ में देखा कि वहाँ पर सब लोग 40 35 30 35 40 साल की उम्र के लोग हुँ, खच्चर पर बैठकर जा रहे हैं। जी। तो हमारा देश कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी है, वो खच्चर पर बैठने से पता चल रहा है। हम 18 हुँ, किलोमीटर या 16 किलोमीटर पैदल वॉक करके नहीं जा पा रहे हैं, और फिर वापस आने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं। तो हम हुँ, कितने हेल्दी हैं ये हमें समझना पड़ेगा, और हेल्दी क्यों नहीं है ये भी समझना पड़ेगा। हमारी लाइफ स्टाइल ही वो एक कारण है, कंफर्ट जोन ही एक कारण है जिसकी वजह से हम हेल्दी नहीं हैं। तो जी, ये कहने की बात नहीं है, इसको हमें स्वीकार करना। जी, बिल्कुल। तो हमारे लाइफ़स्टाइल्स को हमें चेंज करना है और जो प्रकृति से हम लूट रहे हैं आवश्यकता से ज़्यादा, तो वो हमें कहीं न कहीं चेक करना है और चेंज करना है जैसे रबिन सर ने कहा। जी, तो कोई ग्रामीण महिला या फिर किसान की कहानी अगर आपके पास हो क्योंकि आप किसानी से, खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जिसकी कहानी ने आपको पानी के वास्तविक संघर्ष को महसूस कराया होगा, तो हम जानना चाहेंगे आपसे? मैं किसी की क्या बताऊं, मैं अपनी स्वयं की बताता हूँ। मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा क्षेत्र ही पानी के क्राइसिस से जूझ रहा था। जी। और जब मैं 10वीं कक्षा में था 2004 से पहले, 2003-4 में, तो मैं खुद अपने कुएं से ही पानी खींचता था। हुँ, मेरा हुँ। भाई और मेरी बहन, हम तीनों लोग पानी खींचते थे। एक लोग उसको, बाल्टी को निकालता था और फिर पलटता था। तो एक बाल्टी की कीमत हमको पता है, जी। कितनी ताकत से, कितनी मेहनत से हमें उसको खींचना पड़ता था। 60 70 80 हाथ की लेज को लेकर के, जो रस्सी होती है, जी, जी, जी। दौड़ लगा के जाते थे, और फिर एक आदमी उधर कुएं के ऊपर खड़ा रहता था जो उसे आ, बाल्टी को लेता था, फिर उसको नीचे भेजता था। तो हम किसी और की कहानी की बात क्या करें, हम तो अब खुद की कहानी बता रहे हैं आपको, मतलब गांव के जी, एक एक व्यक्ति की कहानी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल राइट। ये अभी मुझे लगता है 30 साल पुरानी ये भी बात नहीं है, अभी भी कई जगह पे कुएँ हैं और जो लोग कर रहे हैं। तो हम भी अपने बचपन में हम सभी ने देखा होगा कि कैसे एक-एक बाल्टी पानी से
पूरे परिवार को उस सीमित पानी के अंतर्गत ही सारे कार्य करना पड़ता था। और पीने के इस्तेमाल के लिए भी स्वच्छ पानी कैसे उसे स्वच्छ तरीके से पिया जाए, सिर्फ उबल करके पी लेते थे, या फिर बहुत सारी कहानी है जो हम सभी के बचपन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जल संवाद यात्रा के दौरान जो आप संवाद करते हैं लोगों से और यूथ से, तो आपकी कोई ड्रीम प्लेस है सर जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और इस संवाद को उन तक पहुंचाना चाहते हैं पूरे भारत के मेरा अंतर्गत? यही है कि जैसे आपके माध्यम से मेरी वॉइस जहां जहां तक पहुंचेगी, लोगों को तो समझ आएगी ही, निश्चित रूप से आएगी। जी। जितने भी दुनिया के अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आवाज मेरी कहीं जा सकती है, हम्म। मैं उन सब पे जाना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन तो ठीक है, जो भी है उसको तो मैं जी रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको मैं जाऊं और मेरा ड्रीम पॉइंट हो। मेरा जी ड्रीम पॉइंट यही है कि एक एक व्यक्ति तक मेरी आवाज पहुंचे और वो स्थान जहां से वो आवाज जा सकती है वहां तक मैं पहुंचूं। जी। ओके, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम ऐसे करें जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, जिन तक आपकी आवाज पहुंच रही है, क्या हम ऐसे प्रैक्टिसेस अपनाएं छोटी छोटी, ताकि इस जल संकट से हम बच सके या थोड़ा बेहतर स्थिति बना सके भारत में? जो भी मेरे प्यारे साथी, सम्मानित साथी, जो जल को लेकर के जीवित हैं, जल से ही जीवित हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, उस जल से ही मैं भी जीवित हूँ। सब एक बार जल के बारे में सोचें जरूर। सोचने के बाद जितने भी लोगों से जल की बात कर सकते हैं उनसे केवल जल पर बात करना शुरू करें। अभी पूरी दुनिया के लिए जल के बारे में केवल एक ही विचार है कि उसके बारे में विचार करना और उसके बारे में चर्चा करना। यदि हमने विचार और चर्चा करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से लाखों रॉबिन सिंह और लाखों आप जैसे साथी निकल के आ जाएंगे। एक कोई नहीं बचेगा, 10 कोई नहीं बचेंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग चर्चा का हिस्सा बनेंगे और निश्चित रूप से फिर जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो समाधान भी निकलेगा। यही आप सभी साथियों से, सुनने वाले एक एक व्यक्ति से मेरा कहना है। जी बिल्कुल। तो पानी सिर्फ एक कह सकते हैं हम, ये संसाधन नहीं, एक ऊर्जा है। तो आप इसे कैसे समझाते हैं बच्चों को, यूथ को? मेरा केवल एक ही कहना होता है, जो मैंने अभी कहा है वही मेरी लाइन है। उस लाइन के इर्द गिर्द मैं रहता हूँ। मेरा यही कहना है कि केवल हम जल के बारे में विचार करें और जल संवाद करें, जल के बारे में बात करें। जी, जल के बारे में विचार करें और जल के बारे में बात करें। यही समाधान की ओर हमें ले जा सकता है। सारी दुनिया की प्रैक्टिसेस उसके अगेंस्ट फेल हो गई हैं। अभी यमुना जी की सफाई की बात हो रही थी, गंगा जी की सफाई की बात हो रही थी, नमामि गंगे जैसी बड़ी योजनाएं करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लग करके चल रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से निरर्थक सिद्ध हुई। इसका क्या रीजन है, आपको क्या लग रहा है? हाँ, रीजन यही है कि प्रयास तो अच्छे हैं, उनकी मंशा भी अच्छी है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक एक व्यक्ति का जब तक उसमें कंट्रीब्यूशन, जब तक उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक इस विषय को हम पूरी तरह से हल नहीं कर पाएंगे, समाधान नहीं कर पाएंगे। तो एक एक व्यक्ति कैसे इसका हिस्सा बन सकता है? आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कही, बिल्कुल, लेकिन और क्या चेंजेस ला सकते हैं? शुरुआत कहाँ से करें? और शुरुआत तो हमारे पहले हमें अपने माइंड में पानी को स्थापित करना पड़ेगा, जल दिमाग में बिठाना पड़ेगा। व्हाट इज द वाटर? राइट। पहला क्वेश्चन तो यही है कि पानी है क्या। जी। पहला प्रश्न अपने आप से एक एक व्यक्ति को पूछना पड़ेगा कि पानी है क्या। फिर दूसरा प्रश्न पूछना पड़ेगा, ये आता कहाँ से है। फिर तीसरा प्रश्न पूछना पड़ेगा, ये बर्बाद कैसे होता है। फिर चौथा प्रश्न पूछना पड़ेगा कि इसको बचाया या फिर संभाला कैसे जा सकता है। उसके बाद सारे प्रश्न जब हमारे चारों हो जाएंगे तो हम खुद ही समाधान निकालने में सक्षम हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सही। अगर आपको लगता है कि अगर पानी बोल सकता था तो वो इंसानों से क्या कहता, हमसे आके क्या संवाद करता? यदि आप संवेदनशीलता की बात करें तो ये रॉबिन सिंह नहीं, ये पानी ही बोल रहा है। ओके, ग्रेट सर। जी, क्योंकि किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ तो कहा ही जाता है, तो ये पानी ही बोल रहा है, उसी की पीड़ा है जो हम आपसे बता रहे हैं। सर, तो आपकी यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे अनुभव तो जरूर होंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे आपसे।
तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं रेडियो मधुबन की ओर से, और जो भी हमारे श्रोता मित्र सुनेंगे जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। तो जल संवाद अभियान के साथ जुड़ने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? मेरा एक रूट है जिसे मैं किस माध्यम से आपको दे पाऊंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। स्टेट वाइज मेरा पूरा प्रवास है कि मैं कहाँ कहाँ से गुजरूंगा। एक तो जी। ये फिजिकली हो गया, हम्म। वर्चुअली या सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जोड़ सकते हैं। ग्रीन इंडिया मूवमेंट इटावा जब आप गूगल करेंगे तो मेरा डायरेक्ट सोशल मीडिया ग्रीन इंडिया मूवमेंट पेज उस पर खुल जाएगा। या फिर रॉबिन सिंह इटावा आप करेंगे, ETAWAH, इटावा की स्पेलिंग होती है, जी। तो भी आप मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये दोनों तीनों माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, मेरी आईडी और मेरा जो फेसबुक पेज है, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। फिजिकली हम जिन जिन रास्तों से जा रहे हैं वो आपको बता सकते हैं, वो अभी हमने आपको बताए भी हैं कि किन किन जी। राज्यों जी। से हम होकर निकलेंगे। जी। यही यही एकमात्र जुड़ने का माध्यम है। बाकी मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आप यदि अपने आप से जुड़ गए जल को लेकर के तो समझो रॉबिन सिंह से जुड़ गए, समझो जल संवाद से जुड़ गए, समझो जल के संरक्षण से जुड़ गए। जी सर, बिल्कुल। आपके विचार भी बहुत नेक है, और जैसे आपने कहा कि आप मन में अगर जल संकट या कोई भी जिसको लेकर के आप कार्य करना चाहते हैं उसको अपने मन में बिठा लिया, उससे क्वेश्चन आंसर किया, तो फिर आप इन समस्या के साथ और इसके साथ साथ इसके समाधान के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो अभी जो श्रोता सुन रहे हैं आपको इस वक्त, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को शेष करने से पहले? सभी से यही कहना है कि जिन जिन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ उन रास्तों पर आप कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, कृपया अवेलेबल हो जाएं। और आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ आप खड़े हैं, तब जा करके ये श्रृंखला बनेगी। और हम अपने लिए और आप अपने लिए और हम सबके लिए मिलकर के जब प्रयास करेंगे तब जा करके हम इस जल संकट से मुक्ति पा सकते हैं। तो सभी श्रोता, सभी साथी, पूरा पृथ्वी, एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के साथ इस पूरे कार्य को बड़े ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वो सब समझो मेरे जैसे ही होते हैं। हम मिलकर के जब अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, मैं घर में ही हूँ, 24 घंटे ही घर में हूँ, ऐसा मुझे लगता। जी सर, बहुत खूब। अनादिकाल से माँ गंगा के जल को सनातन में शिव जी पर अर्पित करने की एक परंपरा है। इसका एक कारण है कि जल ही हमारा जीवन है और शिव जी हमारे आराध्य हैं। तो हम अपने जीवन को शिव जी पर अर्पित करते आए हैं। ये दर्शाता है कि सनातन में कितनी संवेदनाएं हुई रही हैं जल को लेकर के। तो इसी कड़ी को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं, और शिव जी पर जलाभिषेक करने का इस जल संवाद का एक लिंक है बहुत बड़ा, जो सनातन निरंतर इन सब प्रयासों को करता है। सावन के महीने में पूरा महीने भर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया जाता है, शिवालयों में जल चढ़ाया जाता है। फिर अभी शिवरात्रि आने वाली है तो शिवरात्रि के दिन भी शिव जी पर जल अर्पित किया जाता है। तो जल कितना जरूरी है, गंगा जी शिव जी की जटाओं में विराजमान है ऐसा हम सब मानते हैं, और ऐसा वेदों में शास्त्रों में लिखा भी है, और ये हम सबके चर्चा का विषय भी है। तो शिव जी ही हम सबका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जी को उन्होंने ही धारण किया है, इसलिए हम शिव जी पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरी तरफ से। और आप? बिल्कुल सर, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, लेकिन ये प्रकृति कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसके संरक्षण के लिए भी हमें ये सारे जो हमारे परंपराएं हैं हमें याद दिलाती है। सर, अभी आपके साथ जो आपके साथी हैं या फैमिली मेंबर्स, थोड़ा बोल सकते हैं? वो सब हैं, बोल सकते हैं निश्चित रूप से। मैं मेरे बेटे से आपसे बात कराता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। वो अपनी बोली में बताएगा आपको, और जी फिर जी। मैं अविनाश सिंह से बात कराऊंगा, वो अपनी बोली में बताएगा। ओके। मैं अभी आपसे सीधा सीधा पीयूष जी से बात कराता हूँ। जी जी। पीयूष, अपनी बात बताओ। मेरा नाम पीयूष सिंह है, जैसे बताते हो। ये दीदी है रेडियो पे, बोलो। जी, हेलो पीयूष। मेरा नाम जल संवाद पैदल यात्रा कर रही है, गौमुख से लेकर रामेश्वरम तक। जल नदियां हमारी जीवन रेखा, नदियों को गंदा नहीं करना, नदियों को स्वच्छ रखना। नदियां का ये सभी लोग खुद से 4 चीजें पूछे। जल आता कहाँ से, जल
जल दूषित कैसे हो रहा है, जल का ये क्या कारण है, जल आ कहाँ से रहा है। अब मैं आपसे बात कराऊंगा अविराज से। अविराज बोलो। मेरा नाम है अविराज सिंह चौहान। मैं इटावा यूपी से रहने वाला हूँ। जन जन से जल संवाद यात्रा कर रहे हैं। गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम तक नदियाँ हमारी जीवन रेखा, नदियों को बचाना है, नदियों को गंदा नहीं करना, जल को स्वच्छ रखना। सभी लोग खुद से 5 चीजें पूछें। नंबर 1, जल आता कहाँ से। नंबर 2, जल है क्या। नंबर 3, जल दूषित कैसे हो रहा। नंबर 4, जल को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। नंबर 5, जल के दूषित होने के क्या कारण है। हर हर गंगे। अब मैं क्या बात बात कराऊंगा रागिनी सिंह से। जी जी सर प्लीज। बोलिए। जी नमस्ते। मेरा नमस्ते रागिनी जी। नाम थी और हम लोग जन जन से जल संवाद पैदल यात्रा कर रहे हैं गंगोत्री से रामेश्वरम तक की। ये हमारी जो नदियां दूषित हो रही हैं, ये कैसे दूषित हो रही हैं, इनको कैसे दूषित होने से बचाना चाहिए। अब मैं जी बात जी कराऊंगा आपसे रविंद्र सिंह चौहान जी, जो एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। जी। जी नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर एंड थैंक यू सो मच आप सभी हमके साथ जुड़े। जी आपकी बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचाइए जी। मैं रविंद्र सिंह, इटावा यूपी से। हम लोग जन जन से जल संवाद कर रहे हैं। जन जन से जल संवाद क्या, हम लोग जल चेतना और जल जागरण कर रहे हैं। एक तरह से लोगों को ये बता रहे हैं कि जल का क्या महत्व है। और इसमें हमारे साथी बड़े भाई रॉबिन सिंह परियार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं पर्यावरण पर। पहले भी ये लगातार इन्होंने साइकिल यात्रा की है 1.5 साल तक। अब जल के महत्व को, चूंकि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस जल का क्राइसिस है मैम, तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए, इन फ्यूचर भविष्य में जो ये समस्या आएगी, इसको किस प्रकार से इससे यानी कि लोगों को निवृत्ति मिले और लोग इसको समझें कि जल का क्या महत्व है। क्योंकि जीवन जीने के लिए जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो इसलिए जल की महत्ता को लोगों को समझना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। इस सर सबको बनाए रखने के लिए हम बस जन जन से जल संवाद कर रहे हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, जन संवाद करते हैं। कहीं स्कूल्स में, कॉलेज में कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर भी बच्चों के साथ, यूथ के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। यही कार्यक्रम चल रहा है मैम। बहुत खूब सर। सर कहीं पर आपको ऐसा लगा कि बहुत कठिन है ये सफर, लोग शायद सुनते नहीं है या जागरूक नहीं हो रहे हैं, हमें शायद पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? सफर तो कठिन है, लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब हम शुरुआत करेंगे आज, जब हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, तभी हम आज 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कल 6,000 होंगे, कल 6 लाख होंगे लोग। यानी कि धीरे धीरे जन जागृति आएगी। निश्चित है, मुझे ये उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि निश्चित एक समय, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इस समस्या को समझेंगे। जो हमारी यूथ है वो इस समस्या को समझेगी और इसके लिए कार्य भी करेगी। निश्चित इसमें सहयोग मिलेगा। कठिनाई है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सभी हमारे लिए इंस्पिरेशंस हैं। और जब जब इस कार्यक्रम को जो भी यूथ हो या जो भी श्रोता सुनेंगे, उन सभी लोग प्रेरित होंगे और एक कदम जल संरक्षण की ओर जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सर आप। जी जी नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी रविंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जल संवाद का हिस्सा बने दोस्तों और धरती माँ को फिर से मुस्कुराने का मौका दें। और जरूर आप प्रकृति के संरक्षण में सभी जने लगे हुए हैं तो प्रकृति भी आपकी सुरक्षा भी करेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रविंद्र सिंह जी और उनके साथी गणों को, जो जल संवाद अभियान के अंतर्गत इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश भर में सभी को जागरूक करने में लगे हैं। तो आप भी आइए और इस संवाद के साथ, ग्रीन इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ जाइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ, एक और ऐसे साथी के साथ जो हमारे देश को, पूरे विश्व को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के मित्र हैं। नमस्ते।